तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई। आज अपन लेकर आए हैं अपना जो क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम पर मिला है उसका वीडियो सॉल्यूशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ईएलपी नंबर 5 के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातें कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कंपेयर करना चाहें, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, तो अगर आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो, जी ग्रुप अगर आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा बेंजीन की, यानी कि अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। और अगर आपने गलती से कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जिसका नेट इफेक्ट कैसा रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देगा बेंजीन की। क्लियर, ये अपने को पहले से मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा रिकॉल आपको इसलिए करवाया है क्योंकि बैक पोर्शन का ही अपना पार्ट है। आप बताइए, OCS3 यहां पर हमारे सामने है। तो आप जानते हैं OCS3 में ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, तो इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। यहां पर हमारे सामने क्लोरीन है। आप जानते हैं क्लोरीन हेलोजेंस के केस में दो इफेक्ट लगेंगे। एक तो यहां पर प्लस आर इफेक्ट आपको लगता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सही। और एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। और बताइए, जब हेलोजेंस का प्लस आर और माइनस आई दोनों लग रहे हो तो नेट इफेक्ट इनका डोनेटिंग निकल कर आता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग निकल कर आता है, तो नेट इफेक्ट इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग निकल कर आता है। दोस्तों इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक आपके सामने नॉर्मल बेंजीन है अनसब्स्टिट्यूटेड, और एक आपके सामने क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन अपने प्लस आर से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा जब कभी भी हो तो नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आता है, क्योंकि इन केस ऑफ हेलोजेंस आप सभी जानते हैं, इन केस ऑफ हेलोजेंस उनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर देयर प्लस आर इफेक्ट। तो अगर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में भी अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना चाहें तो योर बेंजीन विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपका नेट इफेक्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा। इधर अगर अपन बात करना चाहें OH का कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर से ये बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। NO2 की अगर अपन बात करें तो इसको ठीक से लिखोगे तो आपको मिलेगा कि NO2 में जो की एटम है उसने बना रखा है पोलर पाई बॉन्ड, और पोलर पाई बॉन्ड वाले कैसा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आर। और माइनस आर बताइए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाएगा और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, मतलब बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा, ठीक है। अब प्लस आर वाले बढ़ा रहे हैं और माइनस वाले घटा रहे हैं। अब प्लस आर वाला एक तो ये है और एक प्लस आर वाला आपके सामने ये है। बताइए प्लस आर का ऑर्डर में अगर आपसे पूछूं, OH में से और OCS3 में से प्लस आर किसका ज्यादा होता है, OH का। क्लियर, इसमें भी प्लस आर, इसमें भी प्लस आर, लेकिन OH का प्लस आर OCS3 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मिलेगी, थर्ड में। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें किस में मिलेगी, फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो ये भी विड्रॉइंग है और ये भी आपका विड्रॉइंग है, लेकिन ये विड्रॉ कहां से कर रहा है, माइनस आई से, और ये विड्रॉ कहां से कर रहा है, माइनस आर से। इसका मतलब सेकंड में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू फोर्थ। तो ये पहले का आपके सामने आंसर हो गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है। आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाने की कोशिश की है कि जब भी आपके सामने आ जाते हैं एल्काइल ग्रुप्स, कौन आ जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स, तो मैंने आपको बताया है एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं दोनों इफेक्ट से। इनके दो इफेक्ट लगता है, एक इफेक्ट लगता है इंडक्टिव, कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, और एक ये लगाते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन। कौन सा लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन, हाइपर कॉन्जुकेशन। क्लियर, और मैं आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाता रहा हूं कि डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुकेशन। अल्काइल ग्रुप भी इनका प्लस होता है, प्लस आई, और हाइपर भी इनका प्लस होता है, प्लस एच। लेकिन आप जानते हैं प्लस एच आपका डोमिनेट करता है किसके ऊपर, प्लस आई के ऊपर। सर ये सारी बातें आप हमें क्यों याद दिला रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं जानते तो यहां पर आप सुलट सकते हैं। बताइए एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच। पहले हम डोमिनेटिव इफेक्ट से देखेंगे। यहां पर भी आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच। यहां पर भी आपका एल्काइल इफेक्ट लगा, ग्रुप लगा हुआ है, कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच। अब ये जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें आप जानते हैं अल्फा कार्बन पर
कोई CH बॉन्ड ही नहीं है, तो ये हाइपर नहीं लगा पाएगा, केवल और केवल कैसा लगाएगा, ओनली प्लस आई। कैसा लगाएगा, ओनली प्लस आई, और प्लस आई पर आपका प्लस एच डोमिनेट करता है। तो सर अब इनमें हम कैसे कंपेयर करें प्लस एच, तो आप जानते हैं प्लस एच इफेक्ट जब भी आप कंपेयर करोगे तो कहां से कंपेयर करना है, नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें कितने आपके हैं, 3 अल्फा एच है जो हाइपर करेंगे। इसमें कितने हैं, ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट। इसमें कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। इसमें कितना है, 1 अल्फा एच है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। क्लियर। तो बताइए सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पर मिलेगा, फर्स्ट पर, उसके बाद सेकंड पर, उसके बाद थर्ड पर, और सबसे कम किस में मिलेगा, फोर्थ पर। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर। और या फिर आप बोल सकते हो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बस आपको हाइपर को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने गलती से हाइपर इग्नोर करके इंडक्टिव देख लिया तो इंडक्टिव सबसे ज्यादा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का होता है, आंसर आपका उल्टा आ सकता है। अगले पार्ट पर चलते हैं। फिर से आपके सामने वही बातें की गई हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है। यहां पर O माइनस है, आप सभी जानते हैं, ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर। NH2 भी कैसा लगाएगा आप बताइए, प्लस आर। पक्का, यस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन पर बढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। ये आपके सामने है OH, ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर। ये नील बटे सन्नाटा। हेलोजन के केस में आप जानते हैं इनके दो इफेक्ट काम करेंगे, प्लस आर से ये इलेक्ट्रॉन देगा और साथ में ही माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसका नेट इफेक्ट कैसा मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब इट इज गोइंग टू ओवरऑल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सारे प्लस आर वाले हैं। तो आपको प्लस आर का ऑर्डर अपन जीओसी में बता चुके हैं, सबसे ज्यादा एनायन O माइनस, उसके बाद किसका आता है NH2, उसके बाद कौन आता है NHR, उसके बाद कौन आता है NR2, और सबसे बाद में आपके यहाँ पर कौन मिलता है OH। ये प्लस आर ऑर्डर हम कंपैरिजन कर चुके हैं। ये एनायन है तो बैटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हमने जीओसी में किया प्लस आर का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर मिलेगी, फर्स्ट पर, उसके बाद किस पर मिलेगी, सेकेंड पर मिलेगी, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें थर्ड पर मिलेगी। इनडायरेक्टली आप प्लस आर कंपेयर कर रहे हो, इन तीनों का प्लस आर जरूर है लेकिन तीनों का प्लस आर सेम नहीं है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें बेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में, तो आप बताइए बेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बेंजीन पर ही। तो क्लोरोबेंजीन की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी बेंजीन से भी क्या होती है, कम। तो आपके सामने ये आंसर निकलेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा बेंजीन पर, ये ग्रुप आपका प्लस आर लगाएगा। यहां पर आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्लियर, ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर, और ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा आप बताइए, प्लस आर। तो इसमें प्लस आर वाले कितने हैं, दो हैं। इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है, बताइए ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर, एक ही प्लस आर वाला है। यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आप बताइए ब्रोमीन के केस में भी बिल्कुल क्लोरीन वाला केस रहेगा, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देगा। हेलोजन्स के केस में माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेंगे। बताइए प्लस आर डोमिनेट करता है हेलोजन के केस में या माइनस आई, माइनस आई, तो हेलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही मिलेगा, मतलब रिंग पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें एक प्लस आर, इसमें दो प्लस आर, इसमें एक प्लस आर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहेगी, सेकेंड। क्लियर। अब पहले प्लस आर, नंबर ऑफ प्लस आर वाले ग्रुप देखो, इसमें दो प्लस आर है तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी। इसमें भी एक प्लस आर, इसमें भी एक प्लस आर। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किसका प्लस आर ज्यादा है, OH का प्लस आर ज्यादा है या OCH3 का। तो आप जानते हैं OH का प्लस आर ज्यादा होता है। फिर आपके सामने आ जाएगा थर्ड और सबसे पीछे रहेगा फोर्थ। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई लोगों ये गलती मत कर देना कि सर यहाँ तो लगे हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर हैं और मेटा पर तो आर इफेक्ट लगता ही नहीं है। देखिए ऐसी गलतियां मत कर देना, मैंने आपको बताया था अच्छे से। अगर दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर हैं तो दोनों बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस करते हैं पर आपस में रेजोनेंस नहीं करते हैं। दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे भाई, ये देखो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बकायदा इसका बेंजीन पर प्लस आ रहा है।
यहां पर भी देखिए लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज प्लस आर। तो बेंजीन पर दोनों का प्लस आर लग रहा है, बेंजीन पर दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं, लेकिन जब दो ग्रुप मेटा पर होते हैं तो आपस में रेजोनेंस नहीं करते हैं। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि मेटा पर आर नहीं लगता तो उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से पढ़ ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है what acid chloride would be needed to prepare each of the following ketones from benzene using a Friedel-Crafts acylation। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts acylation, acylation क्लियर? कुछ याद दिलाएंगे Friedel-Crafts acylation में क्या होता था? ये आपके सामने एसिड क्लोराइड होता था, यहां से आप क्या चुरा लेते थे AlCl3 की मदद से Cl चुरा लेते थे और ये क्या बना देते थे कार्बोकेटाइन, पक्का? और ये कार्बोकेटाइन जाकर आपके बेंजीन पर रिएक्शन करता था, क्लियर? और बेंजीन से किसको रिप्लेस कर देता था H+ को रिप्लेस कर देता था और ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाता था जो कि एक एरोमेटिक कीटोन हुआ करता था, क्लियर? इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है जो कि एक एरोमेटिक कीटोन हुआ करता था, क्लियर? वैसे भी आप जानते हैं इससे एल्डिहाइड तो बनते नहीं है फ्रीडल-क्राफ्ट से, लिमिटेशन था फ्रीडल-क्राफ्ट का। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में ये क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा? तो देखो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन तो हमेशा रहेगा, एक आपका बेंजीन रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर अपन बात करना चाहें इसके अंदर तो आप देख सकते हैं ये आपका बेंजीन एक साइड हमेशा मिलेगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट आप चेक करो एसिड क्लोराइड ही होगा, ठीक है? जैसे इस पार्ट में अगर अपन बात करें दिस पार्ट विल बी एसिड क्लोराइड एंड दिस पार्ट विल बी स्टार्टिंग रिएक्टेंट दैट इज बेंजीन। अब आते हैं इसके अंदर तो देखो भाई लोगों ये तो बेंजीन हो गया और इधर वाला पार्ट क्या रहा होगा आपका, क्या रहा होगा आपका एसिड क्लोराइड। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा यहां से ये बॉन्ड तोड़ देना है। यहां पर पहले क्या लगा होगा Cl, तो यहां पर आप Cl लगा दीजिए, तो ये आपके सामने रहा होगा, क्लियर? आपका जो कार्बोकेटाइन रहा होगा इस रिएक्शन का, क्या आप मुझे वो कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? तो आप रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखकर बता सकते हैं कि सर इस रिएक्शन का जो कार्बोकेटाइन रहा होगा वो ये रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर? तो ये जनरेट कहां से होगा Cl कटने से, तो यहीं पर Cl लगा दो। तो ए वाले का तो एसिड क्लोराइड ये रहा होगा, बी वाले में अब दोनों साइड बेंजीन है दोस्तों, दोनों साइड बेंजीन है तो आपकी मर्जी कहीं से बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये बेंजीन मान ले तो ये वाला पार्ट आपका क्या रह जाएगा एसिड क्लोराइड। तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन रहा होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव, यहां पर क्या लगा दीजिए Cl, तो ये बी का आपका एसिड क्लोराइड आ गया है। सी में भाई लोगों गलती से ये एसिड क्लोराइड मत बोल देना, अगर आप सोचो ये एसिड क्लोराइड आपने बोल दिया तो फिर रिएक्शन किस पर करवाओगे? अगर इसको आप एसिड क्लोराइड डिक्लेयर कर दोगे तो फिर बेंजीन पर तो रिएक्शन होगी नहीं ना। तो एक तो आपका बेंजीन है, एरोमेटिक पार्ट तो बेंजीन रहा होगा, दूसरा पार्ट जो है वो आपका रहा होगा कौन एसिड क्लोराइड, क्लियर? तो इसमें अगर हम एसिड क्लोराइड ठीक से पहचानना चाहते हैं तो ये तो आपका बेंजीन पर रिएक्शन होगा और इधर वाला पार्ट आपका जनरेट होकर आया होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन किया होगा। तो जहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर क्या लगा दो Cl। आप जानते हैं रीअरेंजमेंट की यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला आपका एसिड क्लोराइड रहेगा पार्ट सी का। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर होता क्या है कि आपके पास होता है एक एल्काइल हैलाइड, आप साथ में लेते हैं AlX3 जिसकी मदद से आप यहां पर जनरेट कर देते हैं R+, कई बार कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी चले जाते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और साथ में आ जाता है Al आपका अगर अपन बात करना चाहें X4-, ये कार्बोकेटाइन। तो आप ध्यान रखें जब भी आप कार्बोकेटाइन बनाएं तो स्टेबल बनाएं। अगर आप गलती से आपका हेलोजन कहां पर लगा हुआ ले लेते हैं, गलती से अगर आपका हेलोजन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ ले लेते हैं तो आप जानते हैं जब आप रिएक्शन करवाएंगे लुइस एसिड के साथ जो कि हम टेक्निकली AlX3 लेते हैं और हम यहां से अगर X को हटा देते हैं तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनता है इस कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं विनाइल केटाइन, और ये कार्बोकेटाइन आपका हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होता है, इनकी फॉर्मेशन आपके सामने नहीं होती है, इंटरमीडिएट के तौर पर ये बनना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा हैलाइड ले लिया है जिसमें केटाइन
आ रहा है ऐसा, या तो आपका विनाइल केटायन आ जाए या फिर आपके रिएक्शन का कैसा केटायन आ जाए, फिनाइल केटायन आ जाए, ये वाला फिनाइल केटायन, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। फिनाइल केटायन ये आपके रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं बनते हैं, बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, अनस्टेबल होते हैं ये, तो ये नहीं बनते रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट। आपको ये ध्यान रखना है। मतलब आपका हेलोजन अगर sp2 कार्बन पर लगा हुआ है, कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, sp2 कार्बन पर लगा हुआ है, तो उसको हटा पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। अब तो आप पढ़ चुके हैं SN1 SN2, तो आप जानते हैं अगर हेलोजन डबल बॉन्ड के ऊपर है तो उसकी रिएक्टिविटी कम मिलेगी सबसे। ठीक है, तो बताइए यहां पर जो आपका हेलोजन है वो डबल बॉन्ड के ऊपर है, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और जो कि एक हाईली अनस्टेबल केटाइन होगा। तो हमसे पूछ रहा है विच आर अनरिएक्टिव, तो ये आपका अनरिएक्टिव रहेगा। इधर तो आप यहां से हटा दोगे, कार्बोकेटाइन बना दोगे, कौन से कार्बन पर है हेलोजन, sp3 पर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका हेलोजन कौन से पर था, sp2 पर था, नहीं होना चाहिए। इधर फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो अगर आपने ये हटा दिया तो आपका ये कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज फिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज हाईली अनस्टेबल, तो ये भी अनरिएक्टिव रहेगा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए हेलोजन कौन से कार्बन पर है, sp2 कार्बन पर है। यहाँ तो अगर आपने हटा दिया तो कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल बनेगा, तो ये तो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आपको बताया था कि आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक तो कौन आपके विनाइल हैलाइड्स नहीं ले सकते एज हैलाइड कंपोनेंट, और एक आप एराइल हैलाइड्स भी नहीं ले सकते एज हैलाइड कंपोनेंट। मतलब आपका हेलोजन sp2 कार्बन के ऊपर यहां पर अटैच्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको बातें याद आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ड्रॉ ए स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैकेनिज्म आप ड्रॉ कर दीजिए। चलिए अपन मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं बेंजीन और ये आपस में रिएक्ट करने वाले नहीं है जब तक कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ना हो। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेज में चलता है। स्टेज नंबर 1 जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, स्टेज नंबर 2 एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, एंड स्टेज नंबर 3 एलिमिनेशन ऑफ द H+ यानी कि रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम चलते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती हैं। यहां पर है Cl, रिएक्शन करने के लिए कौन आया है, AlCl3। पक्का, जी हाँ, AlCl3 आपका लुईस एसिड है। और अगर अपन बात करना चाहें तो क्लोरीन आपका एक क्या है, लुईस बेस। ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, शेयर। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो बताइए इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl अपना बॉन्ड तोड़ देगा। अगर Cl ने अपना बॉन्ड तोड़ लिया है तो बताइए किसकी जनरेशन हो जाएगी यहां पर आपके सामने, कार्बोकेटाइन की। आप बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, तो बाजू वाले पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अलग तरीके से चलती हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन अवॉइड कीजिए, अनस्टेबल होता है। तो यहां से आपके Cl का हटना और यहां से आपके H का माइग्रेट करना साइमल्टेनियस प्रोसेस बता देते हैं कि यहां से आपका H यहां पर चला जाएगा और यहीं से आपका Cl हट जाएगा, तो सीधा ही आपके सामने 3 डिग्री केटाइन बन जाता है। मतलब बीच में प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। हालांकि इससे आपके एंड प्रोडक्ट पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो अपन इजी तरीके से चले हैं, हम केटाइन बनाकर चले क्योंकि एंड प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं डाल रहा है। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, नहीं, इससे ज्यादा नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, आप सभी जानते हैं बेंजीन। बेंजीन का फंडा क्लियर है, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर इसने इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो आप जानते हैं इस साइड आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर यहाँ पर जुड़ गया है इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं एक साइड अगर इधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अगले स्टेप में ये यहाँ से H+ को फ्री कर देगा, और फ्री आपके H+ का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो AlCl3 इसको यहाँ से चुरा कर ले जाने वाला है। तो H+ हट गया है और आपका कौन सा ग्रुप लग गया है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लग गया है। साथ में बनेगा HCl और AlCl3 की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी।
अब आप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये HCl कैसे बना। अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। क्लोरीन पर कैसा सॉरी एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पर क्लोरीन पर क्या है, लोन पेयर। तो जब आपका H प्लस जनरेट होगा, उस H प्लस को क्लोरीन क्या दे देगा, लोन पेयर। जैसे लोन पेयर देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और रिएक्शन आगे चली जाएगी। बताइए क्या बन जाएगा आपके सामने, AlCl3 और साथ में HCl। तो ये रीजनरेट हो गया ना, HCl और AlCl3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टेप्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको एक साथ ही बना देते हैं। ये वाला पॉइंट उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इस पर क्लोरीन अगर लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपना बॉन्ड तोड़ लिया, बॉन्ड तोड़ने से उसका पॉजिटिव गायब हो गया और इसका नेगेटिव गायब हो गया। सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। कहता है हर रिएक्शन के प्रोडक्ट ड्रॉ कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, गजब की क्लैरिटी आपको यहां पर आएगी अगर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बेहतरीन क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है भाई। चलिए आप जानते हैं H2SO4 का काम होता है क्या देना आपको, H प्लस, प्रोटिक एसिड है, ठीक है। और जैसे ही आपका H प्लस आएगा तो एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी एक साइड पर जाकर आपका H प्लस जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्लियर। और जैसे ही आपका H2SO4 H प्लस देगा तो क्या जनरेट कर देगा, HSO4 माइनस। और मैं आपको बता चुका हूं HSO4 माइनस नॉन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। आप समझते हैं, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो जैसे ही H प्लस जुड़ेगा कार्बोकेटायन जनरेट होगा। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पक्का। पूछो इससे क्या ये रीअरेंज करना चाहता है, नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। बताइए बेंजीन क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, ये कहता है रिएक्शन करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। H प्लस को हटा के जुड़ जा। आप बताइए विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड, आप बताइए विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड। जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा कहीं से भी आप हटा सकते हैं। क्लियर। तो मान लेते हैं इसने इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अगर इसने इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो आपका ये जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये था हाइड्रोजन और यहाँ पर जाकर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। अगर डबल बॉन्ड पर एक साइड इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन। ये आप जानते हैं कौन सा स्टेप है रिएक्शन का, एडिशन। यहां पर आपका एडिशन हुआ है और अगले स्टेप में H प्लस हटेगा। फ्री H प्लस का तो कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, तो जो आपका HSO4 माइनस था वही आ जाएगा और H प्लस को यहां से ले जाएगा। क्लियर। तो आपका H प्लस हो जाएगा यहां से गायब और अपना एरोमेटिक कैरेक्टर ये वापस कर लेगा गेन। ये वाला स्टेप कौन सा है, एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ H प्लस। तो यही तो स्टेज हमारे सामने चलती है। स्टेज नंबर 1 इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेज नंबर 2 एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, स्टेज नंबर 3 एलिमिनेशन ऑफ द H प्लस। तो ये आपके सामने रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा। चलिए हम अगले पर बात करते हैं। बताइए H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4 से क्या आने वाला है, H प्लस। और आप बताइए H प्लस का पहला काम क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो ये H प्लस ऑक्सीजन को जाकर बोल देगा क्या, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना क्या दे दिया है, लोन पेयर, तो बताइए क्या जनरेट हो जाएगा, OH2 प्लस। अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं कि OH2 प्लस आपका क्या होता है, लिविंग ग्रुप। जैसे ही बना अपना बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा। याद रखिए दोस्तों, लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पीछे केटायन जनरेट करके जाएगा। तो जैसे ही इसने यहां से अपना H प्लस मतलब लिविंग ग्रुप हटा, किसकी जनरेशन कर गया है बताइए, कार्बोकेटायन। अब बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल काम बनेगा। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन में कौन है न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन, उसके अलावा कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है। तो बेंजीन से H प्लस हटाएगा और जुड़ जाएगा। अब सारे स्टेप मैं रिपीट नहीं करूंगा, एग्जैक्टली ऊपर वाले स्टेप ही आपके रिपीट होंगे। कहीं से भी हटा दो, ये कार्बन आपका रिंग पर जाकर जुड़ने वाला है। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 2 3 ये आपके सामने प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर, सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं। अगला पार्ट देखिए भाई साहब, यहां पर क्या दिया हुआ है, H2SO4। H2SO4 केवल क्या देगा, H प्लस।
और H प्लस एल्कीन से पाई इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बेंजीन से लेने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, जुड़ेगा भी H प्लस, हटेगा भी H प्लस, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी बेंजीन में और एल्कीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है? एल्कीन की, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन देगा। H प्लस जोड़ दीजिए और ऐसे जोड़ दीजिए ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके, तो ये बन जाएगा आपके सामने कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछो इससे क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। क्या बेंजीन आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है? करता है, जरूर करता है, लेकिन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन से H प्लस हटाकर जुड़ जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आपको पता है जब भी आपको केवल H प्लस चाहिए तो आप कौन से एसिड्स का इस्तेमाल कीजिए? या तो आप H2SO4 का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप H3PO4 का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने कोई ऐसा एसिड ले लिया जिसका कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बताइए ये कार्बोकेटाइन उसके साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है, फिर कॉम्पिटिटर आ जाएगा रिएक्शन के अंदर। बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस भी न्यूक्लियोफाइल होगा, तो आपके साइड प्रोडक्ट बनने लगेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बताइए H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4 का पहला काम बताओ, H प्लस देना। H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन को बोल देगा हिम्मत करके क्या? गिव मी योर लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर देगा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस। अब हम आपको कैसे याद दिलाऊं कि OH2 प्लस आपका क्या होता है? लिविंग ग्रुप। यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोकेटाइन की। याद रहे लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछिए क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। और बेंजीन का नेचर आप जानते हैं, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। कोई ना कोई H प्लस हटा दे और जुड़ जाए। कौन सा H प्लस हटाए? कोई सा भी हटा सकते हो जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहते हैं draw the products of each reaction and state whether the reaction is faster or slower than a similar reaction with benzene। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट क्वेश्चंस आपको दिए हैं। कहता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाइए। आप जानते हैं HNO3 और H2SO4 दोनों रिएक्शन करके क्या जनरेट करेंगे आपके सामने? NO2 प्लस। क्या जनरेट करेंगे? NO2 प्लस, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। NO2 प्लस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। क्या बोल देते हैं? नाइट्रोनियम आयन, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। अब बेंजीन पर आइए। बताइए बेंजीन पर जो लगा हुआ ग्रुप है वो बेंजीन पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर। और प्लस आर से आप जानते हैं ये एक्टिवेटिंग के साथ साथ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? पैरा से। अगर मैं केवल मेजर लिखना चाहूं इस रिएक्शन में तो आप बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? पैरा से। तो आपके सामने रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और पैरा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा। ठीक है, हालांकि ऑर्थो पर भी NO2 लगेगा, लेकिन आप जानते हैं मेजर कहां से आता है? पैरा से। तो हम दोनों बातें कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन अगर मैंने दोनों लिखे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये इस रिएक्शन का क्या रहेगा? मेजर, एंड ये क्या रहेगा? माइनर। तो पहला तो मैंने बता दिया है कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द रिएक्शन इज फास्टर और स्लोवर देन ए सिमिलर रिएक्शन विद बेंजीन। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि नाइट्रेशन रिएक्शन इसने फास्ट की या यही सेम रिएक्शन बेंजीन फास्ट करता? तो चलिए आप जानते हैं किससे कंपेयर करते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी से। बेंजीन और इसके दोनों की हम कंपेयर कर लेते हैं दोस्त, न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं मैंने, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। क्लियर? आप बताइए यहां पर आपका जो ग्रुप है जैसा भी हो, लेकिन लगा तो कैसा रहा है? बेंजीन के ऊपर प्लस आर। प्लस आर वाले बताइए बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आप जानते हैं ना, मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, फास्टर विल बी द SEAR रिएक्शन। मैं फिर से बता देता हूं, reactivity in SEAR reaction, reactivity in SEAR reaction। तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। बताइए चैप्टर में बताया था कि नहीं बताया था? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, या फिर आप और भी कह सकते हो क्या? स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ द
सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा और उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दो दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? इधर वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में ये रिएक्शन क्या करेगा? फास्ट। यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन का अगर मैं रेट कंपैरिजन करना चाहूं तो इधर वाले का नाइट्रेशन का रेट ज्यादा आएगा, उधर बेंजीन स्लो रिएक्शन करेगा। आइए आगे वाले पर चलते हैं। इधर बात कीजिए, लगा हुआ ग्रुप आपके रिंग पर कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आर, क्योंकि यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। माइनस आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर? इन दोनों की मदद से बताइए क्या जनरेट होगा? बी आर प्लस। हाँ है ना? तो बताइए कहां से आप H प्लस हटाने वाले हैं? मेटा पोजिशन से। एक एक क्वेश्चन को भाई लोगों बढ़िया तरीके से आप करना। मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जबरदस्त आपकी पकड़ बन जाएगी। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा बी आर। ठीक है, ये तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है हमसे कि अगर यही ब्रोमिनेशन हम बेंजीन का करवाते और इसका करवाएं तो किसका फास्ट रेट पर होगा? तो आप बताइए दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? बेंजीन और इसमें से अगर मैं कंपेयर करना चाहूं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो आप बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? इस पर कैसा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आर। माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो सेम रिएक्शन आपका बेंजीन फास्ट करता। अगर हम बात कर रहे हैं रेट की तो बेंजीन इस रिएक्शन को फास्ट करता एज कंपेयर टू योर गिवन कंपाउंड। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ड्रॉ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ईच कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HNO3 H2SO4. State whether the reaction occurs faster or slower than a similar reaction with benzene. तो पिछले वाले में भी यही पूछा था, स्लोअर फास्टर। तो मैं पूरा आंसर दे देता हूं। ये बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन कैसी होगी? फास्टर। और ये आपकी कैसी रहेगी? स्लोअर। मतलब बेंजीन इसको फास्ट रिएक्ट करता। आइए अभी इस पर बात कर लेते हैं। पहले वाले पर हम चलते हैं। पहले वाले की अगर अपन बात करना चाहें तो हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? मैं इधर प्रोडक्ट लिखता हुआ चलो, HNO3 बिल्कुल सही, और साथ में क्या ले रहे हैं हम? H2SO4। जी हाँ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपके सामने क्या बनकर आएगा? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से NO2 प्लस। कोई डाउट ही नहीं। लगा हुआ ग्रुप बताइए रिंग पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आर। माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपका जो NO2 ग्रुप रहेगा वो कहां पर जाकर जुड़ेगा? आप बताइए, मेटा पोजीशन पर। तो जो NO2 ग्रुप आपका रहेगा वो जाकर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये तो इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट की बात हो गई। अब ये कह रहा है बताइए ये सेम रिएक्शन बेंजीन के साथ होती तो ये वाला स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर में फिर से, स्टेट वेदर द रिएक्शन अकर्स फास्टर और स्लोवर। तो ये बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन करता, स्लो रिएक्शन होती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं माइनस आर वाले रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने। क्लियर? बिल्कुल हाँ। यहां पर आपके सामने है CN साइनाइड। बताइए कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर। भूलना मत, साइनाइड में यहां पर पोलर पाई बॉन्ड होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो माइनस आर वाले हैं। आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? HNO3 के साथ, और साथ में लिया है आपने H2SO4। क्लियर? दोनों की कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाता है NO2 प्लस, और जो कि बेंजीन के साथ रिएक्शन करके H प्लस को हटाएगा। और माइनस आर वाला डायरेक्ट कर रहा है कि कौन सा H प्लस हटाना है? मेटा पोजीशन पर। तो यहां पर आपका NO2 लगा हुआ मिल जाएगा। अब बताइए सेम रिएक्शन ये स्लो कर रहा है बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन आपकी स्लो रेट पर होगी। बेंजीन ही इस रिएक्शन को फास्ट करता। क्यों? क्योंकि माइनस आर वाले बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेंगे और रिएक्शन के रेट को कम कर देंगे, तो स्लोअर रेट पर होगी एज कंपेयर टू बेंजीन ये रिएक्शन। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन है? OH। बताइए OH का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। क्लियर? जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट हो जाएगा आपके सामने? NO2 प्लस। और प्लस आर का डायरेक्टिंग नेचर कैसा है बताइए? प्लस आर से आपका एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो NO2 एक बार आपको ऑर्थो पर लगा हुआ नजर आएगा, और NO2 आपको एक बार कहां पर लगा हुआ आएगा? पैरा पर लगा हुआ नजर आएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट आपके सामने रिएक्शन में बनेंगे। अब बताइए ये रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी एज कंपेयर टू बेंजीन? तो प्लस आर वाले एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन क्या करेगा बेंजीन के कंपैरिजन में? फास्ट। तो इस रिएक्शन का रेट बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है हैलोजन। हैलोजन का आप सभी जानते हैं,
बताइए हैलोजेंस के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो इनका दोगलापन आपको देखने को मिलता है। हैलोजेंस की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब रिएक्शन का रेट घटाएंगे और साथ में आपके रहेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मतलब आपका डायरेक्टिंग नेचर इनका ऑर्थो एंड पैरा है, हालांकि रिएक्शन को स्लो कर देंगे ये। तो ये तो मैं पहले बता सकता हूं, ये रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में क्या होगी, स्लो। आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, HNO3 और साथ में क्या लिया है आपने, H2SO4, जिनकी मदद से क्या जनरेट करने वाले हो आप, NO2 प्लस, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। हैलोजन का डायरेक्टिंग नेचर बताइए, ऑर्थो एंड पैरा। तो NO2 ग्रुप आपको ऑर्थो पर भी लगा हुआ मिलेगा और NO2 ग्रुप आपको पैरा पर भी लगा हुआ मिलेगा। आप बताइए आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, नो डाउट मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा से ही आएगा। तो मैंने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है कि रिएक्शन का रेट बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो रहेगा और मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा से भी आएगा। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो आप जानते हैं यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट वाले बताइए, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एग्जैक्टली। तो जब आप यहां पर रिएक्शन करवाओगे HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ, तो दोनों की मदद से आप जनरेट कर दोगे NO2 plus nitronium ion, which is the electrophile of this chemical reaction, plus H activating and ortho para डायरेक्टिंग। तो बताइए आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाकर जुड़ेगा, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर भी जुड़ेगा। आप जानते हैं एच कहां कहां से हटा सकते हैं, ये इसका डायरेक्टिंग नेचर बताएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा से आप हटा सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आप बताइए इसकी रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन बेंजीन करता तो स्लोअर रेट पर करता या फास्टर पर, तो बेंजीन इसके कंपैरिजन में स्लो करता, क्योंकि प्लस एच वाले आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। एक्टिवेटिंग का मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। तो ये आपका बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट रेट पर रिएक्शन करेगा, फास्ट, क्लियर, फास्टर रिएक्शन करेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लेबल ईच एज मोर और लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार उसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे रिएक्टिविटी इन SEAR, रिएक्टिविटी इन SEAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, क्लियर। या फिर आप कह सकते हो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हो इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को आप एरिनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एरिनियम आयन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन हम जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है बताइए कैसा इफेक्ट लगा रहा है बेंजीन पर, ओनली प्लस आई। ओनली प्लस आई से अगर अपन बात करना चाहें तो कैसा निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताइए आपके फास्ट रिएक्शन करेगा कि स्लो रिएक्शन करेगा, ये पूछा ना, ईच कंपाउंड हैज मोर और लेस रिएक्टिव। तो यह तो आपका क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव, मतलब बेंजीन से भी ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी इसकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस पर बताइए, इस पर तो कमाल हो जाएगा, इसका भी कैसा लगेगा, प्लस आर, और इसका भी कैसा लगेगा, प्लस आर। गजब का, दो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी बेंजीन के कंपैरिजन में तो क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव, पक्का, यस। इधर बात करते हैं, इस पर जो लगा हुआ ग्रुप है भाई लोगों, क्लियर। तो ये लगा रहा है माइनस आर। माइनस आर वाले बताओ एक्टिवेटिंग होते हैं कि डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, घटा देते हैं। तो ये अगर अपन बात करना चाहें तो ये बेंजीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव रहेगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी द लेस रिएक्टिव। उधर बात कीजिए, उसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक से लिख लीजिए इसको। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं आपने बताइए, 3 अल्काइल ग्रुप, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो लगा हुआ ग्रुप आप बताइए रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है,
लगा हुआ ग्रुप केवल और केवल आपका दिखा रहा है ओनली माइनस आई। क्लियर। और ओनली माइनस आई वाले बताइए कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब मैं बोलूँ ना तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ही डीएक्टिवेट कर देते हैं ये, बहुत ही ज्यादा। एक तो आपका CF3 लग जाए, क्लियर, या फिर आपका NH3+ लग जाए, या फिर आपका NR3+ लग जाए, ये आपके स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होते हैं ये, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो आप बताइए ये बेंजीन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव मिलेगा या लेस रिएक्टिव, तो ये तो आपका लेस रिएक्टिव रहेगा। क्या कमाल के क्वेश्चंस हैं, गजब की क्लियरिटी डेवलप करेंगे टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ईच कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HNO3 एंड H2SO4। चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हमने रिएक्शन करवाई है HNO3 और साथ में H2SO4, तो दोनों की रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, NO2+। अब देखो इधर जो ग्रुप लगा हुआ है उसका रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट है, +R। +R से एक ग्रुप है एक्टिवेटिंग। यहां पर आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड वाले कैसा इफेक्ट लगाते हैं, -R। तो -R वाला ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग। तो आपका एक ग्रुप एक्टिवेटिंग हो और एक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो, तो रिएक्शन आपका किसके हिसाब से होगा, एक्टिवेटिंग के हिसाब से, तो इसके हिसाब से होगा। +R से बताइए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपने पैरा पोजीशन पर तो H नहीं हटाएगा, कैसे, क्योंकि पैरा वाले कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, तो कहां से हटाना पड़ेगा, ऑर्थो से। तो अगर मैं मेजर प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के सामने लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। यहां पर आपको NO2 लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, इधर आइए, इसमें देखो Br की अगर अपन बात करना चाहें तो Br ओवरऑल एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग, पता होना चाहिए आपको। और OCH3 आपके सामने लगा हुआ है, +R लगाएगा, +R से कैसा रहेगा बताइए, एक्टिवेटिंग। तो एक आपका एक्टिवेटिंग एक आपका डीएक्टिवेटिंग है, किसके हिसाब से रिएक्शन होगी आप खुद बताइए। एक आपका एक्टिवेटिंग है और एक आपका डीएक्टिवेटिंग, किसके हिसाब से होगी, एक्टिवेटिंग। क्लियर। और रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, HNO3 और साथ में है H2SO4, जिनसे जनरेट कर लोगे आप NO2+। क्लियर। तो रिएक्शन आप आगे बढ़ा देंगे, और रिएक्शन जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट अगर अपन बता करना चाहते हैं तो मेजर प्रोडक्ट ही बताऊं तो कहां से मिलेगा, पैरा से, तो यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आप बताइए ये क्या लगा हुआ है, CH3, बताइए अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा, +H, और NO2 का कैसा होगा, -R। दो ग्रुप लगे हुए हैं, दिस इज एक्टिवेटिंग एंड दिस इज डीएक्टिवेटिंग। जब एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग हो तो रिएक्शन किसके हिसाब से करवानी पड़ेगी, एक्टिवेटिंग, CH3 के हिसाब से। क्लियर। अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना चाहूं H2SO4 में, तो एक्टिवेटिंग +H वाले एनऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और मेजर प्रोडक्ट आपको कहां से बना देना है, पैरा से। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आपको NO2 लगा हुआ मिलेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई लोगों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है। यहां पर आपका क्लोरीन लगा हुआ है, आप जानते हैं इसका नेचर कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। और यहां पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है और इसका नेचर भी कैसा है, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। क्लियर। अगर हम दोनों में से डीएक्टिवेटिंग नेचर देखें तो Br का डीएक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होता है, ये मोर डीएक्टिवेटिंग है और ये लेस डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर। तो दोनों ही डीएक्टिवेटिंग लग जाएं तो जो कम डीएक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्लियर। दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, ये लेस डीएक्टिवेटिंग है और ये मोर डीएक्टिवेटिंग है। तो ये आपका लेस डीएक्टिवेटिंग रहता है और ये आपका मोर डीएक्टिवेटिंग रहता है। सर ये आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये दो इफेक्ट लगाते हैं, एक तो लगाते हैं -I, क्लोरीन है हमारे सामने, और एक कौन है, ब्रोमीन।
ठीक है, और एक ये लगाते हैं प्लस आर, एक आपके सामने क्लोरीन है और एक आपके सामने ब्रोमीन है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस आई देखूं तो क्लोरीन का ही माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और प्लस आर देखूं तो क्लोरीन का ही प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो इसमें दोनों ही ज्यादा होते हैं, इसका प्लस आर भी ज्यादा होता है और माइनस आई भी ज्यादा होता है। इसका अगर अपन बात करें माइनस आई भी कम है तो इसका प्लस आर भी क्या होता है, कम होता है। तो जब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की, आप जानते हैं माइनस आई से खींचेगा प्लस आर से देगा, तो आपका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा पाई गई है एज कंपेयर टू क्लोरीन। आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डायरेक्टिंग नेचर देखो, डायरेक्टिंग ये भी अपना प्लस आर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी अपने प्लस आर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इन केस ऑफ हेलोजन्स डायरेक्टिंग नेचर इज डिसाइडेड बाई प्लस आर, और प्लस आर क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका ज्यादा होता है बताइए। प्लस आर अगर आप कंपेयर करें क्लोरीन और ब्रोमीन में से तो प्लस आर किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा ना भाई। जब ये अपना लोन पेयर देगा तो बॉन्ड बनाएगा 2p पाई 3p पाई, और जब ये अपना लोन पेयर देगा तो बॉन्ड बनाएगा 2p पाई 4p पाई। क्लियर, तो ये अपना प्लस आर अच्छा लगाएगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो सीधी सी बात है कि आप प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो किसके हिसाब से बनाएंगे, क्लोरीन के हिसाब से बनाएंगे, क्लोरीन लेस डीएक्टिवेटिंग है। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके सामने मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो मेजर प्रोडक्ट आप बताइए कहां से बनाने वाले हो, मेजर प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो पैरा से। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच रिएक्शन। प्रोडक्ट हमसे ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। वापिस से आप जानते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट होने वाला है, NO2 प्लस। NO2 यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है जिसका माइनस आर इफेक्ट है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आर इफेक्ट है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जाहिर सी बात है, आप बताइए किसके हिसाब से हम रिएक्शन करवाएंगे, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। तो हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे एक्टिवेटिंग के हिसाब से। तो रिएक्शन NO2 की जगह से नहीं होगा, रिएक्शन आपका किसका वजह से होगा, OH। तो OH की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आप यहाँ पर OH की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर आप NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे। तो ये इस रिएक्शन के कौन से प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, मेजर। वन इज डीएक्टिवेटिंग, वन इज एक्टिवेटिंग, उसके हिसाब से रिएक्शन होगी। आप बताइए इन दोनों की मदद से क्या जनरेट होने वाला है, Cl प्लस। तो ये वाला जो ग्रुप आपका है, ये वाला ग्रुप तो प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, लोन पेयर है, और ये वाला जो ग्रुप आपका है ये माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। तो ये तो हो गया डीएक्टिवेटिंग, वो हो गया एक्टिवेटिंग। आप बताइए मेजर प्रोडक्ट अगर अपन बनाएंगे तो किसके हिसाब से बनाने वाले हैं, मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये, क्लियर। और इधर अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये। तो इसके हिसाब से प्लस आर से एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन पैरा पोजीशन पर तो एच ही नहीं है तो फिर ऑर्थो से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, PR। अब आप BR को इधर लगाओ उधर लगाओ, सेम प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। अगले वाले पर चलते हैं। आप बताइए अगर अपन बात करना चाहें AlCl3 के साथ आपका इथाइल क्लोराइड, तो आप जानते हैं ना ये आपके सामने है इथाइल क्लोराइड, और साथ में लेकर आ गए आप कौन, AlCl3। तो यहां से ये किसको चुरा लेगा, Cl को, और क्या जनरेट कर देगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। हालांकि इसका जनरेशन नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिएक्शन जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए इसका रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस आर एक्टिवेटिंग है, और हेलोजन आप बताइए कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। तो रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, एक्टिवेटिंग के हिसाब से या डीएक्टिवेटिंग, उसके हिसाब से होगी। तो उसकी ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि प्लस आर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पर तो एच है ही नहीं, तो आपको ऑर्थो से हटाना पड़ेगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और आप यहां पर क्या लगा देंगे, इथाइल ग्रुप। ये लीजिए, आप इथाइल ग्रुप यहां लगा दो यहां लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट होने वाला है, SO3H प्लस, SO3H प्लस। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये दोनों कैसे जनरेट कर सकते हैं सर, वो तो H2SO4 जनरेट कर रहा था। अरे भाई ये तो एकदम आसान हो गया ना, ये आपका SO3 है। वैसे SO3 भी आपका रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फोनेशन में, सल्फोनेशन में SO3 अकेला भी रिएक्शन कर सकता है,
और इन दोनों से भी आपका जनरेट हो सकता है। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप बताइए सल्फर के ऊपर कौन आकर जुड़ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर कौन आकर जुड़ जाएगा, H+, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में जनरेट हो जाएगा HSO4- एंड विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था इन दोनों को ही तो आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O7, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, ओलियम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए ग्रुप कौन लगे हुए, दो ग्रुप लगे हुए हैं। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट रहने वाला है, इस ग्रुप का इफेक्ट रहेगा आपका +R, लोन पेयर वाला है, बिल्कुल सही बात है। और अगर अपन बात करना चाहें हेलोजन, तो हेलोजन ओवरऑल कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। ये आपका ओवरऑल कैसा निकल कर आएगा, डीएक्टिवेटिंग। आप बताइए रिएक्शन +R वाला एक्टिवेटिंग और हेलोजन डीएक्टिवेटिंग किसके हिसाब से होना चाहिए, नो डाउट रिएक्शन आपका एक्टिवेटिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो SO3H ग्रुप को कहां पर जाना चाहिए, SO3H ग्रुप को कहां पर जाना चाहिए, SO3H ग्रुप को जाना चाहिए इसकी कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपका SO3H ग्रुप लग जाएगा। क्लियर। और कहां पर जा सकता है आपका SO3H ग्रुप, आपका SO3H ग्रुप जा सकता है ऑर्थो पोजीशन पर। लेकिन सारे कौन से वाले के रिस्पेक्ट में बात करोगे, हमेशा जब भी आप बात करोगे इस वाले के रिस्पेक्ट में बात करोगे, क्योंकि यही रिएक्शन का डायरेक्टिंग नेचर कंट्रोल कर रहा है राइट नाउ। अगले वाले पर बताइए इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास, Br+। क्लियर। अब बताइए ये तो कैसा इफेक्ट लगाएगा, -R से डीएक्टिवेटिंग, और यहां पर इसका मतलब कौन है, CH3 एल्काइल ग्रुप, कैसा इफेक्ट लगाएगा, +H, डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन, +H से ये एक्टिवेटिंग और ये डीएक्टिवेटिंग। क्लियर। तो रिएक्शन किसके हिसाब से हो जाएगी, एक्टिवेटिंग के हिसाब से। और एक्टिवेटिंग के हिसाब से बताइए इसका डायरेक्टिंग नेचर कैसा रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा, आप बताइए, मेजर प्रोडक्ट कहां से बनकर आएगा, पैरा से। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहता है व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद ईच एल्काइल क्लोराइड्स एंड AlCl3। चलिए तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आप समझ गए यहां से क्या चुराना है हमें, Cl। और अगर इसने Cl चुरा लिया है तो आपके सामने क्या जनरेट कर देगा, कार्बोकेटायन। और अगर बेंजीन साथ में रहा तो बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो इससे, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए। अगला काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेगा, हाँ, पर एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये लगा हुआ मिलेगा। मैं कार्बन काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर बात करते हैं, ठीक है, कार्बन देख लेना भाई कम ज्यादा हो जाए तो। यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ। बताइए ये यहाँ से किसको चुराने आएगा, Cl को, और Cl को चुरा कर क्या बना देगा यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। आप बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, तो आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और बाजू से H हटकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बताइए कार्बोकेटाइन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है, जी हाँ, पर एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो यहां से आपका H हट जाएगा कुछ इस प्रकार से। टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन यहां पर आपके रहने चाहिए। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आइए इधर बात करते हैं, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो ये यहां से क्या चुरा लेगा, Cl, और Cl चुराएगा तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोकेटाइन की। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, ध्यान देंगे रिंग एक्सपांशन मत करवा देना। अगर 4 की रिंग बने तो उसको 5 में ले जाएंगे, 5 की रिंग बने तो 6 में ले जाएंगे, 6 की रिंग को 7 में नहीं ले जाएंगे। क्या सर 6 की रिंग 7 में जा ही नहीं सकती, जा सकती है, बट द ड्राइविंग फोर्स विल बी डिफरेंट। राइट ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है वो सारी बातें कि हम 6 की रिंग को 7 के अंदर ले जाएं, ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो हमें 6 की रिंग का रिंग एक्सपांशन नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए तो आप बताइए इसको रीअरेंज होने का मौका दें। यस, तो 1,2 हाइड्राइड
शिफ्ट इसे करने का मौका दें, बाजू से आपका H प्लस हटकर यहाँ चला जाएगा और आपके सामने इस कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। और बेंजीन बोलता है हम रिएक्शन करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे पास उधर जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आपके सामने जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ये प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। क्लियर? बेंजीन से H प्लस हटाकर जुड़ जाएगा। ध्यान रखिए, रिंग के ऊपर कौन सा कार्बन आपका जुड़ेगा? ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन आपका रिंग पर जुड़ेगा। उम्मीद करता हूं इसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं, एक्सप्लेन व्हाई दीज कंपाउंड्स रिएक्ट मोर स्लोली देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड गिव प्रीडोमिनेटली मेटा प्रोडक्ट्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे इसने तो, मतलब बोर्ड टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन क्यों करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और इनका मेजर प्रोडक्ट मेटा ही क्यों बनता है। चलिए पहले वाले से अगर अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहें तो आप बताइए, CF3 यहाँ पर लगा हुआ है जिसका इफेक्ट रहेगा -H। -H से आप जानते हैं ये क्या रहेगा? डीएक्टिवेटिंग। और अगर अपन बात करें साथ में एंड मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर? लेकिन सर आपने तो बोला था कि -H अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो मेरे को कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, और यहां तो तकलीफ होगी। ठीक है, ओके ओके ओके। आप बताइए CF3 का नेट इफेक्ट कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? तो सर ये तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लियर? CF3 -H से देख लो, या -I भी बहुत खतरनाक लगता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो जाहिर सी बात है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेंजीन से क्या रहेगी? कम। तो पहला एक्सप्लेनेशन देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी से कि ये बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन क्यों करता है। पहला एक्सप्लेनेशन देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे क्या रहती है? ज्यादा। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेंजीन के कंपैरिजन में क्या रहती है? कम। ये पहला एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस वजह से बेंजीन फास्ट रिएक्शन करता है और ये स्लो रिएक्शन करता है। एग्जैक्टली इसमें भी यही आंसर दिया जा सकता है। अगर हम पहले रिएक्टिविटी की बात कर ले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर अपन बात करना चाहें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेंजीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का ग्रुप है। नाइट्रोजन पर कितने आपके अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और साथ में कौन है आपका? Cl माइनस। क्लियर? तो ये जो ग्रुप आपका रिंग पर लगा हुआ है ये अभी फिलहाल दिखाएगा ओनली -I, और ओनली -I से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? तो ये तो 100% इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा। तो अगर अपन बेंजीन और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन करें तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? दूसरा भी हम तरीके से समझा देंगे, मेटा डायरेक्टिंग नेचर भी समझा देंगे इसका, और दूसरे तरीके से भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से भी आपको समझा देंगे। चलिए दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं इधर आकर। जब आप CF3 यहां पर ऐड करते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे भाई लोगों, जबरदस्त क्वेश्चन है, किस अंदाज में पूछ ले पता नहीं। जब आप CF3 रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑर्थो से H हटाओ, ये मेटा से H हटाओ और ये पैरा से H हटाओ। आपका सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, आप ऑर्थो से H हटाना चाहते हो, चलिए अगर ऑर्थो से H हटाना चाहते हो तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना भी कहां पड़ेगा? ऑर्थो पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर जोड़ दिया यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं CH3 के बाजू में कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा। मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता हूं कि ये कार्बोकेटाइन आपने जो बना दिया है ना, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन रहने वाला है, क्योंकि फ्लोरीन का 3 फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट, खुद पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, खुद पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, खुद पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, एग्जैक्टली एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्ज वाली कहानी हो जाएगी। CF3 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगेगा। और आप जानते हैं ये जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है, इस टाइप के कार्बोकेटाइंस आपके हाईली अनस्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? हाईली अनस्टेबल रहेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो आप ऑर्थो से तो H हटाने की सोचो ही मत। अगले स्टेप में आप रिएक्शन को कंप्लीट करवाना चाहोगे तो ये H प्लस को हटा देगा और आपका यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। लेकिन बताइए क्या आप ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना पसंद करोगे? नहीं।
फिर हम बात कर रहे हैं मेटा पर। आपने बोला है कि समझाओ कि मेटा से ही मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, समझाएंगे भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा क्वेश्चन है, इज्जत देंगे इसको। लीजिए, अगर मैंने मेटा से एच हटाना है तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना भी कहां पड़ेगा, मेटा पर। क्लियर। अगर मैंने मेटा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आपका कहां पर बन जाएगा, पैरा पर। पॉजिटिव चार्ज कहां बन जाएगा, पैरा पर। भाई रिकॉर्ड कर रहा हूं ना। पॉजिटिव चार्ज कहां पर बन जाएगा, पैरा पर। अब इसको रेजोनेंस करने का मौका दे। देखो पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। अगर पाई बॉन्ड किधर मूव कर गया है, पॉजिटिव की तरफ, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला जाएगा, एंड पॉइंट पर। यहां पर आपका H है, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर। ये लगा हुआ है CF3। क्या पॉजिटिव को फिर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, फिर से रेजोनेंस करने दीजिए। फिर से रेजोनेंस करोगे तो आप देखो क्या ये CF3 के बाजू में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्या नहीं। तो जो ऊपर आपका केटाइन बना था दैट वाज हाईली अनस्टेबल, क्या यहां से वो केटाइन बना, क्या नहीं बना ऐसा केटाइन। यहां पर आपका केटाइन स्टेबल बन रहा है रिलेटिव टू दिस, रिलेटिव। अगले स्टेप में आप जानते हैं ये यहां से H+ को हटा देगा और अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को भाई लोगों आपने कहां पर जोड़ दिया है, मेटा पोजीशन पर। चलिए हम पैरा की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली पैरा पर भी ऐसा ही होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर जोड़ना चाहते हो तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। आप याद रखिए रिंग पर हर जगह H है, केवल यहां पर H नहीं, यहां पर बाकी हर जगह H है। ठीक है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बताओ क्या करेगा कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस। जैसे कार्बोकेटाइन ने क्या किया, रेजोनेंस। रेजोनेंस करते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो जाएगा सर, थोड़ा बता तो दीजिए। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बताइए जिस कार्बन पर CF3 जुड़ा हुआ था उसी पर केटाइन बना दिया क्या, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप लोगों के सामने बनकर आएगी दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। पक्का, यस। हालांकि थोड़ी देर बाद ये फिर से रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आ गया, ये जुड़ा हुआ था CF3 और यहां पर अगर अपन बात करें H है और कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। अगले स्टेप में यहां से H+ को हटना पड़ेगा और ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यहां पर रहेगा CF3 और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल। हम यहां से भी नहीं जाएंगे, कारण क्योंकि इसमें भी एक हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। CX3 के बाजू में, समझा रहा हूं आपको, CX3 के बाजू में कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहिए। इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, डिस्टेबलाइज करता है आपके केटाइन को। तो मैंने अभी एक सवाल का जवाब दिया है कि हम इसमें मेटा डायरेक्टिंग नेचर इसका क्यों है, क्यों मेटा से ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू आता है। और अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं इन तीनों में से तो ये केटाइन मोर स्टेबल केटाइन है, तो मेजर यहीं से जाएगा। तो मेटा मेजर बनेगा, उसका रीजन दिया। अब सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स से समझाओ कि ये बेंजीन के कंपैरिजन में क्यों स्लो रिएक्ट करता है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल केटाइन है उसी का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर बेंजीन पर रिएक्शन होती भाई लोगों तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता और यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाता। और यहां पर जब आपकी रिएक्शन हुई है तो आपके सामने यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, क्लियर, और यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया। मेटा वाले की बात कर लेता हूं। यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है और यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया है। स्टिल कैन यू टेल मी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, कैन यू टेल मी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। माना कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं आएगा, अरे सुन ले भाई मेरी बात को ठीक से। माना कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा यहां पर बताओ CF3 का नेट इफेक्ट अभी भी कैसा है, electron withdrawing, and electron withdrawing is to going to destabilize the carbocation or going to stabilize the carbocation, destabilize मतलब यही आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए आपका बेंजीन ही इस रिएक्शन को फास्ट करता है। ये समझा दिया मैंने स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से। हालांकि मैंने आपको समझा दिया था किसके थ्रू, न्यूक्लियोफिलिसिटी के थ्रू। तो जो पार्ट ए की एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली कॉपी कर देना, पार्ट बी की एक्सप्लेनेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर, कोई चेंज होने वाला नहीं। अगले पर चलते हैं। कहता है ड्रॉ ए स्टेप वाइज डिटेल्ड मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको खुद ही बता दिया है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है और आप इसका मैकेनिज्म बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट में गजब की क्लियरिटी लेकर आते हैं। चलिए सुलटाते हैं इनको भी। चलिए सुलटाते हैं इस क्वेश्चन को, अपन यहीं से चलेंगे
और वहां तक पहुंचेंगे। बताओ H2SO4 का पहला काम क्या होता है, H+, और H+OH को आज जाकर बोल देगा क्या, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया दोस्त, तो बताइए कैसा चार्ज आ जाएगा, चलते रहेंगे भाई लोगों। जैसे ही लोन पेयर देगा तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे सामने इस प्रकार से रहेगा, बस मुझसे गलती से कहीं कार्बन कम ना हो जाए। 1 2 3, ये यहाँ पर आपके सामने ये है, यहाँ पर बन गया है OH2+। क्लियर। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, OH2+ तो क्या है, लिविंग ग्रुप है। अभी हम चल रहे हैं लेक्चर्स में, सब्स्टिट्यूशन में तो अपने को अच्छे से पता है। लिविंग ग्रुप जैसे बनता है, बॉन्ड तोड़कर यहां से निकल जाता है। क्लियर। अगर बॉन्ड तोड़कर निकल गया दोस्तों, तो किसकी जनरेशन करके जाएगा, कार्बोकेटाइन की। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगा तो किसकी जनरेशन करेगा, कार्बोकेटाइन की। आप बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, क्या बना हुआ केटाइन रीअरेंज करना चाहेगा, क्या बना हुआ आपका जो केटाइन है वो रीअरेंज करना चाहेगा, यस। क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाने का मौका कौन ही चुकेगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाजू वाले से 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो अगर यहां पर आपके सामने 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया है भाई लोगों, तो ये तो एज इट इज रहने दो OCH3। क्लियर। रीअरेंजमेंट होने के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज बताइए कहां पर आ जाएगा, यहां पर मिथाइल चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा, क्या आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा, नहीं सर, इससे ज्यादा स्टेबल क्या बनेगा। तो फिर बताइए कार्बोकेटाइन का दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड विद इन द मोलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन। और यहां पर जो लगा हुआ ग्रुप है बताइए कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, +R। +R से ये क्या कहता है कि मेरी पैरा वाला H हटा दो, तो यहां से H हटा दो। क्लियर। तो आप जानते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा, तो रिंग साइज डिटरमाइन करो। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अगर रिंग साइज डिटरमाइन करने में दिक्कत आ रही, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस प्रकार से आपको बना देनी है दोस्तों 6 मेंबर्ड रिंग बना देनी है। 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तो अगर अपन बात करना चाहें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक आपका ये ग्रुप भी लगा हुआ है। देखो ये 6 पर ही तो लगा हुआ ग्रुप है, और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जोड़ दिए, और यही इस रिएक्शन का क्या था, प्रोडक्ट था। तो हमने इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको बता दिया है। सोचो कितनी क्लियरिटी आई होगी। ये एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जाम्पल हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक्सप्लेन विच पोजिशन वुड बी प्रेफरेंसली नाइट्रेटेड इन द रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। तो ये अब रिपीट होने लग गए, जैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। अगर आप HNO3 H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे तो इन दोनों की रिएक्शन से पहले कौन जनरेट होगा, NO2+। आप बताइए इस ग्रुप का डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग नेचर है +H से, और इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर है -R से। सो आपका एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, बताइए रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग कहता है या तो मेरी ऑर्थो से H हटाओ या पैरा से, लेकिन पैरा से H हटा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पैरा पर तो H है नहीं। इस इथाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है ना, तो वहां से तो मैं हटा ही नहीं सकता। तो फिर मुझे कहां से हटाना पड़ेगा, ऑर्थो से। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इस पोजीशन पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आगे वाले पर बात कर लेते हैं भाई लोगों। बताइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने रेजोनेंस इफेक्ट से, तो यहां पर तो लगेगा +R। और ये आपका पोलर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसका तो लगेगा -R। तो ये एक्टिवेटिंग है और ये डीएक्टिवेटिंग है। आप बताइए दोनों में से रिएक्शन किसके हिसाब से होनी चाहिए, एक एक्टिवेटिंग है और एक आपके सामने डीएक्टिवेटिंग है। इन दोनों की मदद से NO2+ जनरेट कर दूंगा। तो रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, एक्टिवेटिंग के हिसाब से होगी। एक्टिवेटिंग के हिसाब से वो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मेजर प्रोडक्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो पैरा से बनाऊंगा। तो कौन सी पोजीशन पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुझसे यही पूछने की कोशिश ये कर रहा है। तो मैं बता देता हूं इसको कि भाई मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहां से बनेगा, नाइट्रेशन का। क्लियर। चलिए अगली वाली में बात कर लेते हैं दोस्तों। बताओ इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, +H, और इसका कैसा इफेक्ट लगेगा दोस्तों, +R। क्लियर। तो ये भी आपका कैसा है, एक्टिवेटिंग, ठीक है। और ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, क्योंकि +R है। तो दोनों ही जब एक्टिवेटिंग हो
तो बताओ आप रिएक्शन किसके हिसाब से करवाओगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के हिसाब से करवाओगे। तो जब आप नाइट्रेशन करवाओगे HNO3 और साथ में आपने ले लिया है H2SO4, तो बताइए क्या जनरेट करके देगा ये NO2 प्लस। तो कहाँ पर रिएक्शन करवाओगे, इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर। तो देखो इसकी पैरा पोजीशन पर CH3 है, तो यहाँ पर तो H है ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को ही तो हटाएगा। तो फिर आपको इसकी ऑर्थो पर ही रिएक्शन करवानी पड़ेगी। कहाँ पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी, इसकी ऑर्थो के ऊपर ही आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, नीचे वाले OCH3 की। यहाँ पर आपकी रिएक्शन होगी, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा होगा, मतलब इस पोजीशन पर आपका प्रेफरेंशियली अटैक होगा, इसमें इस पोजीशन पर आपका अटैक होगा, और इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो इस पोजीशन पर आपका अटैक होगा। आते हैं अगले वाले पर। दोस्तों देखो दोनों में ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों में ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका भी कैसा इफेक्ट है, +H, और इसका भी कैसा इफेक्ट है, +H। याद रहे, डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर कैसे कंपेयर करें सर, किसका +H ज्यादा और किसका +H कम। तो इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों का +H तो एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में से किसी के हिसाब से रिएक्शन करवा दो। ये कहेगा फिर मेरी ऑर्थो या पैरा में से H हटाओ, तो कहाँ से हटाओ, मेरी पैरा से। ये भी कहेगा मेरी ऑर्थो और पैरा में से हटाओ, तो कहाँ से हटाओ, मेरी पैरा से, क्लियर। तो आप हटा दो, एक बार रिएक्शन करवा देते हैं। जब आप रिएक्शन करवाओगे HNO3 और साथ में H2SO4 जनरेट करके देगा NO2 प्लस, क्लियर। तो आपके प्रोडक्ट्स क्या बनने लगेंगे। अगर पहले वाले की सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं पहले वाले की, अगर इसकी सुनूं, तो मैंने इसके पैरा से H हटाकर NO2 ग्रुप यहां लगा दिया है, पक्का, यस। और अगर मैं बात करना चाहूं इधर वाले की सुनूं, अगर मैं इस वाले की सुनना चाहूं, इस वाले इथाइल की सुनना चाहूं, तो इसकी पैरा पोजीशन से H हटाकर मैंने NO2 लगा दिया है, ये प्रोडक्ट बना दिया है। भाई लोग आपको बताऊं दोनों प्रोडक्ट सेम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आयुपैक नेम लिख कर देख लेना, बने हुए प्रोडक्ट दोनों ही क्या है, सेम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसमें आप यहां से बीच से H मत हटाना। यहां से ये प्रोडक्ट आपका बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर यहां से हटा दे तो दोनों की ऑर्थो पोजीशन से, यहां से अगर आपने H हटाया ना, ये वाला H, तो ये बहुत ही माइन्यूट आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा। और उसका कारण है, बताया था, 3 बल्कि ग्रुप्स रिंग में लगातार आ गए हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से प्रोडक्ट नेग्लेजिबल अमाउंट में बनेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट नेग्लेजिबल अमाउंट के अंदर बनेगा। ठीक है, मेजर मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कहां पर आपका अटैक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी हम बात कर लेते हैं। आप बताइए इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, +R एक्टिवेटिंग। इसका NO2 का कैसा इफेक्ट लग रहा है, -R डीएक्टिवेटिंग। अगर हम HNO3 और साथ में H2SO4 ले लेते हैं, तो दोनों की वजह से जनरेट होगा NO2 प्लस। आप बताइए कहां पर जाएगा NO2 प्लस, इस वाली पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो मेजर कहां से बना कर देगा, पैरा से, क्लियर। NO2 के हिसाब से नहीं, रिएक्शन इसके हिसाब से होगी, तो आपका NO2 यहां पर चला जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। अब एक आपके सामने OH है और एक आपके सामने Cl है, ये बताओ कैसा है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग, क्लियर। और OH आपका कैसा रहेगा, एक्टिवेटिंग। एक डीएक्टिवेटिंग और एक एक्टिवेटिंग। रिएक्शन जब आप करवाओगे HNO3 और H2SO4 के साथ, तो क्या जनरेट करेगा ये, आप बताइए, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। तो या तो आप इसकी ऑर्थो से हटाओगे या इसकी पैरा से हटाओगे, और मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनाना है आपको, पैरा से। सो इन दिस केस आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनकर आएगा वो यहाँ से बनकर आएगा। यहाँ पर आपका प्रेफरेंसली आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर आप ऑर्थो पर करोगे तो बल्कि ग्रुप्स आपके सामने आने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सो द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज रिएक्शंस। तो ये अब रिपीट होने लग गए हैं। आप जानते हैं इन दोनों की वजह से क्या जनरेट होगा आपके सामने, NO2 प्लस। इसका कैसा इफेक्ट है, +H, और इसका कैसा इफेक्ट है, -R। तो ये एक्टिवेटिंग, वो डीएक्टिवेटिंग। बताइए रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, एक है एक्टिवेटिंग और एक है डीएक्टिवेटिंग। आप बताओ रिएक्शन किसके हिसाब से होनी चाहिए, एक्टिवेटिंग के हिसाब से। और एक्टिवेटिंग की कौन सी पोजीशन पर जाना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन पैरा पर तो H है ही नहीं, तो कहां पर जाना पड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इधर बात कीजिए, इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, +R। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, भूलना मत, +R वाला है, ठीक है। और ये आपका कैसा नेचर का हेलोजन, ओवरऑल कैसा रहेगा, डीएक्टिवेटिंग। ओवरऑल कैसा रहेगा,
डीएक्टिवेटिंग, और प्लस आर वाला कैसा रहेगा, एक्टिवेटिंग। तो बताइए रिएक्शन किसके हिसाब से हो जाएगी, एक्टिवेटिंग के हिसाब से हो जाएगी। तो बार बार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, अगर आपने पेन चलाना शुरू किया ना तो एक क्वेश्चन ही आपको समझा देंगे कि आपका रिएक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है शो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज रिएक्शंस। तो आज के डिस्कशन में अपन ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन लास्ट रखते हैं, फिर अगला पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा, तब तक आप और अच्छे से सोल्व कर लेना। आप बताइए AlCl3 लिया है, इसका काम क्या होता है, Cl को चुरा लेना। अगर इसने Cl को चुरा लिया तो आप बताइए क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पूछिए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, यस रिएक्शन करेगा, लेकिन लगा हुआ ग्रुप बेंजीन पर कैसा है, प्लस आर वाला। प्लस आर से बताइए एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड मेजर प्रोडक्ट कहां से देगा, आप ही बताइए। मेजर प्रोडक्ट जो आपका है वो कहां से आने वाला है, पैरा से। क्लियर? तो यहां से H प्लस हटा दीजिए और इलेक्ट्रोफाइल लगा दीजिए। कौन सा कार्बन जाकर जुड़ेगा बेंजीन पर, आप ही बताइए। जिस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनिसोल। तो ये आप लोगों के सामने है एनिसोल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहां से H2SO4 से बताइए क्या मिलेगा आपको, H प्लस, और H प्लस जाकर या तो इधर रिएक्शन करे या यहीं रिएक्शन करे। एल्कीन आप जानते हैं अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा किसके साथ, H प्लस के साथ। तो आपका H प्लस कुछ इस प्रकार से जाकर जुड़ जाएगा ताकि किसकी फॉर्मेशन कर सके, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की। यहां पर H प्लस जोड़ दिया। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। तो बताइए बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना चाहेगा क्या, नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। और बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप क्या कह रहा है इसको कि मेरा भी तो सुन लो, प्लस आर लगा रहा हूं बेंजीन पर, प्लस आर से मैं एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हूं। तो बताइए विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड, ग्रुप लगा हुआ है तो इसके हिसाब से H प्लस हटाएंगे। बताइए दोस्तों हम कहां से H प्लस हटा देंगे, पैरा पोजीशन से, पक्का। तो यहां पर आपको फाइनली ये लगा हुआ मिलेगा, मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो फिर से वही रिएक्शन आ गई है, AlCl3 आपका यहां से Cl चुरा लीजिए, कार्बोकेटाइन बना लीजिए। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, तो बाजू से आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। बाजू से अगर अपन बात करना चाहें तो आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर कार्बोकेटाइन, इधर से कौन आ जाएगा, H प्लस, रीअरेंजमेंट करके तो आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन का पहला काम होता है रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंज होके 1 डिग्री से 3 डिग्री में गया। अब अगला काम बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। और बेंजीन का फंडा क्लियर है, क्या एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन से H प्लस हटाएगा और जुड़ जाएगा। So this will be the final product of this chemical reaction. आप बताइए आपके सामने क्या दिया हुआ है, H2SO4। H2SO4 का पहला काम H प्लस, क्लियर, और H प्लस ऑक्सीजन को बोल देगा हिम्मत करके क्या, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया भाई लोगों, तो बताइए ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस में। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि OH2 प्लस तो क्या है, लिविंग ग्रुप, जैसे ही बनता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटता है और निकल जाता है। क्लियर? किसकी फॉर्मेशन करके चला जाएगा, आप बताइए किसकी फॉर्मेशन करके चला जाएगा, कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, बताइए क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहेगा, इससे क्या ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। तो H प्लस हटा दे और यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा दे। तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, ये कार्बन है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा रिंग पर जाकर, तो ये बॉन्ड बना हुआ है। अब इस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये लग गए 2 मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप लगा, ये लगा हुआ है। कभी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से ही रायता फैला दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं यहां से आपके Cl को चुरा ले जाएगा कौन, AlCl3, और किसकी जनरेशन कर देगा, कार्बोकेटाइन की। चलिए जनरेशन हो गई है कार्बोकेटाइन की, तो इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा, ये बन गया है कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब आप जानते हैं कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, आप बताइए क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। चलिए इस बार पूरा मैकेनिज्म बता देता हूं। तो एल्कीन इसको क्या करेगा, अपना लोन पेयर शेयर कर देगा।
मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, एल्किन ने इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये वाला कौन सा स्टेप हो गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। पूरा सुन लो इस बार। जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो आप जानते हैं किसकी जनरेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की। इस प्रकार से आपके सामने ये जुड़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जुड़ा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। और अगले स्टेप में आप जानते हैं किसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, H प्लस को। दैट इज कौन सी स्टेज आएगी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, तो आप यहाँ से H प्लस को हटा दोगे और डबल बॉन्ड बना दोगे, तो यहाँ से H प्लस हट जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लो, इस बार पूरा बता दिया कि कौन सा कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन बात करना चाहें तो आप यहां से Cl हटा दीजिए, कार्बोकेटाइन बना दीजिए। और कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पक्का? यस, ये रीअरेंज नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर बेंजीन पर CH3 लगा हुआ जिसका प्लस H इफेक्ट एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बताइए कहाँ से H हटाएगा, ऑर्थो से भी हटा सकता है और पैरा से भी हटा सकता है। और मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा पैरा से, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? मैं अभी एक क्वेश्चन और करवा दूं। अगर मान लीजिए इसको मैं फर्दर रिएक्ट करवा देता हूं, किसके साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आप जानते हैं इन दोनों की वजह से क्या जनरेट होगा, Br रेडिकल। क्लियर? तो आपके पास उधर भी H है इधर भी H है, तो कौन सा H हटाएगा, ये वाला H ज्यादा। आप जानते हैं ना बेंजाइलिक और एलाइलिक H को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके Cl रेडिकल और Br रेडिकल। तो यहाँ और यहाँ में से मुझे हटाना पड़े तो मैं यहाँ से हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तो इधर वाला रेडिकल भी करेगा इधर वाला भी, लेकिन इसका CH3 का प्लस H ज्यादा लगेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अगर मुझे एक बार ही ब्रोमिनेशन करवानी पड़े तो मैं यहाँ से H हटाकर क्या लगा दूंगा, Br। पक्का? बिल्कुल सही। और सोचो मुझे एक बार और करवानी पड़ जाए तो रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो अब ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ध्यान से सुनिए। अरे बढ़िया क्वेश्चन बन गया, तो चलते चलते भाई लोगों, ये आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन है। क्या जनरेट होगा यहाँ से, Br रेडिकल। तो अब फर्दर रिएक्शन आपकी कहाँ पर होगी, आप जानते हैं ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। एलाइलिक और बेंजाइलिक H को लेकर बेहद रिएक्टिव होता है, तो अब की बार आपका Br यहाँ लग जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। आप बताइए अगर मैं इस मेजर प्रोडक्ट पर वापस से रिएक्शन करवा दूं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आपके पास ये भी बेंजाइलिक H है और आपके पास यहाँ पर भी बेंजाइलिक H है। आप बताइए कौन से बेंजाइलिक H को हटाना चाहेंगे? यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, पर यहाँ से साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेडिकल को करने को मिलेगा। कारण क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो ये अगर एक H हटाना है तो जाहिर सी बात है मैं नीचे से हटाऊंगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब आप सोचो मुझे दोबारा से रिएक्शन करवानी पड़ जाए, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, अब फिर से कौन जनरेट होगा बताओ, Br रेडिकल। इस बार आप देखो गौर से देखिए, शानदार क्वेश्चन बन गए हैं भाई लोगों। यहाँ पर तो अगर अपन बात करें बेंजाइलिक कार्बन पर H ही नहीं है, पर यहाँ पर तो अभी भी H है ना, तो जब तक एलाइलिक और बेंजाइलिक H रहेंगे वही हटते रहेंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पर आपको Br लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पर भी आपको Br लगा हुआ मिलेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? तो ये क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ओवरऑल सब्जेक्ट रिवाइज करवाता रहूंगा क्लास में, अगर आपको समझ में आ गया है टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें कोई अगला पार्ट है क्या। बस क्वेश्चन नंबर 16 में यहीं तक थे। तो आज हमारा डिस्कशन भाई लोगों यहीं तक रहेगा। लगभग अपना 1.5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग हो गई है 4 क्लास के बाद, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ELP के सॉल्यूशंस और मेरे खुद के क्वेश्चन बैंक के भी सॉल्यूशन लेता हुआ आऊँगा आप लोगों के सामने। अगर मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप उनको ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हो और इन वीडियो लेक्चर्स को जहाँ भी अटक रहे हो वहाँ देख रहे हो, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेहतरीन लेवल पर मैं तैयार करवा दूंगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका और मेरा सफ़र केवल सिलेबस खत्म होने तक का नहीं है, आपका और मेरा सफर जो है वो नीट एग्जाम तक का है। तो अप्रैल एंड तक मैं आपको सब्जेक्ट सिखाता रहूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।